हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में गाजियाबाद में जने श्री रवि यादव जी हमारे मेहमान हैं और आप कियान फाउंडेशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं, साहित्यकार हैं, अभिनेता हैं, लेखक हैं और अनेक पुस्तकों के रचयिता हैं। श्री रवि यादव जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी। और ट्रू मीडिया देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और बहुत मैंने आपका चैनल देखा है, आपके बहुत सारे एपिसोड्स देखे हैं, बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। मेरी खुशनसीबी कि आज मैं यहाँ बेशुक्रिया और आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हमारे दर्शक आपको देखकर, क्योंकि अब बॉम्बे से पधारे हैं, सीधे ट्रू मीडिया स्टूडियो आए हैं, तो बड़े ही प्रफुल्लित हैं और बहुत ही प्रसन्न चित्त दिख रहे हैं। हम प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपकी आरंभिक शिक्षा और आरंभिक जो क्रिएटिव अभिनेता के रूप में, निर्माता के रूप में, लेखक के रूप में ये शुरुआत आपकी कैसे हुई? आरंभिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? ओम जी, जो मेरी एकेडमिक जो एजुकेशन है जी, वो तो मेरी गाजियाबाद, मैं क्योंकि गाजियाबाद का रहने वाला हूँ और गाजियाबाद से थोड़ा आगे हमारा गांव है जी, तो इंटर मैंने वहाँ से किया और उसके बाद की जो शिक्षा है वो मैंने गाजियाबाद से ली जी। और उसके बाद क्योंकि जो आपने अभिनय की बात की या फिल्म इंडस्ट्री की जो आपने बात की जी, तो उसकी जो मेरी शिक्षा है वो दिल्ली की है, क्योंकि दिल्ली रंगमंच का गढ़ है, हिंदी रंगमंच का विशेष रूप से जी जी जी। और मैं क्योंकि जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो उसी समय से मुझे ये था कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है बतौर एक्टर जी। तो मुझे कुछ मित्रों ने सुझाव दिया कि भाई मंडी हाउस एक जगह है अपना दिल्ली में, और आप वहाँ जाएं तो बहुत सारे हमारे जैसे लोग जो कुछ फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, थिएटर करना चाहते हैं, कलाकार बनना चाहते हैं जी जी, वो लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं शाम को, आज भी होते हैं जी जी जी। तो वहाँ पर कई सारे ग्रुप्स हैं जो काम करते हैं रंगमंच में जी। तो उनमें से कई अलग अलग ग्रुप्स के साथ मैंने थिएटर किया, काफ़ी समय तक रंगमंच किया। और फिर दिल्ली स्तर पर जो फिल्में बनती हैं, सीरियल्स बनते हैं दिल्ली में जिनका प्रोडक्शन होता है जी, वो भी यहाँ पे काफ़ी उस समय भी बनते थे, अभी तो और ज़्यादा बनने लगे जी जी जी। तो उनमें काफ़ी सीरियल्स, मुझे लगता है मैंने उस समय करीब करीब 200 से ज़्यादा सीरियल और फिल्में यहाँ दिल्ली में रहते हुए मैंने अपने 9 साल के सफ़र में जी मैंने उस समय यहाँ पर की। बिल्कुल। तो इस तरह का मेरा आरंभिक जो यहाँ का जीवन है वो रहा, इस तरह से आपकी शुरुआत हुई। बिल्कुल। गाजियाबाद में आपका बचपन बीता है, कुछ बेसिक शिक्षा भी यहाँ से रही है, तो यहाँ के बचपन ने और आपकी शिक्षा ने आपके कैरियर पर क्या प्रभाव डाला? देखिए, मेरा जो बचपन है ओम जी, जैसा मैंने कहा कि वो मेरे गांव का है जी। बच्चे का जो, किसी व्यक्ति का जो बेस बनता है, जो उसका आधार होता है जी, वो उसके शुरुआती 19-20 साल होते हैं। बिल्कुल। तो मैं 20 साल का था जब मैं अपने गांव से शिफ्ट हुआ, हमारे पिताजी हम लोगों को गाजियाबाद लेकर आए जी। तो मेरा बचपन पूरी तरह गाँव का है। उसके बाद मैं गाजियाबाद आया, जो कि अपने आप में एक शहर है जी। उसके बाद मैं दिल्ली आया, जो महानगर है। उसके बाद मैं मुंबई गया, जो उससे बड़ा महानगर है और हमारे लिए बिल्कुल नया था जी जी जी। तो मैं ये कहूँगा कि वो जो सफ़र है उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने जीवन के अलग अलग रंगों को देखा है। मैं गांव की जो खेत मैड जिसको बोलते हैं, मैं वो भी जानता हूँ जी। मैंने वो देखा है, मेरा वो जिया हुआ है, ना कि किताबों में पढ़ा। क्या बात है, उसमें जिया है। हाँ, मैंने 5 स्टार होटल्स भी देखे हैं जी, मैंने मतलब पेज 3 भी देखा हुआ है जी। तो उस जीवन का फायदा मुझे ये हुआ कि जब मुझे कभी किसान का काम करना हो या मान लीजिए ग्रामीण परिवेश के बहुत सारे कैरेक्टर्स मैंने किए जी, तो मुझे वो अजनबी नहीं लगे, और जो शहरी किए वो भी अजनबी नहीं लगे, क्योंकि वो मेरे जिए हुए थे। क्या बात है। और शुरुआत का मैं सच बताऊं आपको, जो मेरी एकेडमिक नॉलेज की अगर आप बात करें तो वो बहुत ज़्यादा तो काम नहीं आई मुझे जी। हाँ, उसमें एक चीज़ मुझे बहुत काम आई, वो थी हिंदी जी। मैं मतलब ये पता नहीं अच्छी बात नहीं है बताना, लेकिन मैं पढ़ाई में कभी बहुत अच्छा नहीं था जी, लेकिन मैं हिंदी में बहुत अच्छा था। क्या बात है। हिंदी में ये था कि हिंदी के सर कई बार बोलते थे कि अगर मैं नहीं आ रहा हूँ तो रविंदर मेरा नाम उस समय हुआ करता था, बाद में रवि यादव किया जी जी, कि रविंदर आप क्लास ले लेना। तो आप सोचें कि मैं उस समय भी हिंदी से मेरा इतना लगाव था, तो मुझे बुरा लगता था कि एक चलन था उस समय कि क्लास में एक बच्चे को खड़ा कर देते थे गुरुजी और बोलते थे कि तुम पढ़ो और हम इसका अर्थ बताएं, एज ए मॉनिटर की तरह। हाँ, तो मुझे बुरा लगता था अगर मेरी जगह कोई और पढ़ने के लिए सेलेक्ट हो जाए। क्या बात है। तो जाने या अनजाने ओम जी, ईश्वर हमें जिस रास्ते ले जाता है ना जी, उसकी भूमिका पहले बना देता है। तो वो जो मैं पढ़ा करता था वहां क्लास में खड़े होकर, अब अगर मान लीजिए 80 बच्चे बैठे हुए हैं जी, तो मुझे बाद में पता चला कि वो एक्टिंग की अपने आप में क्लास भी होती है, आपके प्रोनाउंसिएशन के लिए,
आपके उच्चारण के लिए और आपका जो थ्रो होता है आवाज का, कि मान लीजिए मैं अभी आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ कि ओम जी दरअसल ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर मैं कहूँ ओम जी दरअसल क्या, तो ये मेरा नोट बदला, मेरा टोन बदला। बिल्कुल। तो ये वहां पर मेरी आदत हो गई, जबान जिसकी वजह से साफ हुई, वो कारण वो था जो अनजाने में उस समय क्लास में खड़ा होकर मैं हिंदी के पाठ पढ़ा उच्चारण किया करते थे, उससे आपकी लैंग्वेज, भाषा और कहने का तरीका हिंदी ने आपको बताया। क्या बचपन में भी ऐसा कुछ रहा कि आपके बचपन के विद्यालय में, बचपन के स्कूल में किसी अभिनेता को देखकर ऐसा लगा, किसी फिल्म में किसी अभिनेत्री को देखकर या किसी विलेन को देखकर ऐसा लगा कि आपको ये कैरेक्टर अपने जीवन में या फिल्म पर्दे पर आपको ये कैरेक्टर प्ले करना है या उसमें जीना है? कभी ऐसा महसूस हुआ? सर तब उतनी समझ तो नहीं थी जी, तब तो बस जो ग्लैमर था कि वो जो रविवार को जो फिल्म आती थी उसको देखने के बाद लगता था कि अरे हम ऐसे दिखें, हमें लोग जाने जी। मैं इस बात को बहुत ईमानदारी से मानता हूँ, हर अभिनेता शायद इस बात को मानता होगा कि अभिनेता को नाम की भूख होती है, पैसा बाद में आता है, पैसा एक बार को ना भी हो, नाम हो तो चलेगा जी। तो उन फिल्मों को देखकर ये जरूर लगता था कि नाम होना चाहिए। नाम कहाँ से होगा? तो या तो आप एक्टर बन जाएं, सिंगर बन जाएं, मतलब कुछ परफॉर्मिंग आर्ट में आप आ जाएं जिसको दुनिया देखती हो। बड़े बड़े लोग आपके बैठे हुए हैं साहब ऑडिटोरियम में, और एक अकेला व्यक्ति या चंद लोग, एक छोटा सा ग्रुप परफॉर्म करता है, लोग उसको देखते हैं। बिल्कुल। तो ये वाली वहां से निकली, और जब थोड़ा बहुत एक्टिंग के बारे में जाना, देखिए एक्टिंग इतना विशाल ज्ञान है अपने आप में कि उसके बारे में अभी भी बहुत ज्यादा नहीं जानते हम लोग, पर जब थोड़ा सा जाना तो उसके बाद लगना शुरू हो गया, अरे ये है एक्टर, ऐसा कोई परफॉर्मेंस हम कर पाए या हमें करने को मिल जाए। जब थिएटर में जुड़ा तो फिर ये समझ में आया। आपको बचपन में कभी ऐसा लगा कि आपको हीरो बनना चाहिए या विलेन बनना चाहिए या इन दोनों में से कुछ नहीं बनना चाहिए? क्या जिज्ञासा आपके मन में हुआ करती थी? मुझे बिल्कुल निसंकोच रूप से बिना किसी विवाद के ये था कि हीरो ही बनना है। वाह। कम से कम मुझे लगता है जितने भी लोग आते हैं एक्टिंग में उनमें से ज्यादातर हीरो ही बनने आते हैं। जी। बाद में वो हीरो बने, विलन बने, कैरेक्टर आर्टिस्ट बने, क्योंकि अगर सपने भी देखने हैं तो फिर आप नंबर बन के देखते हैं ना। वाह, है ना? तो बिल्कुल मुझे हीरो ही लगता था कि मुझे हीरो ही बनना। जी, ये मान के चले कि जो अभिनेता, एक्टर बनने, हीरो बनने की जो अभिलाषा थी, जो इच्छा थी, वो बचपन से ही आपके अंदर जागृत हुई या कोई घटना घटी इसके पीछे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई घटना घटी। मुझे ये था कि वो जो एक नाम वाला वो था कि नाम होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे जो जरिया दिखा वो मुझे पहले लगता था कि मैं सिंगर बन जाऊं जी। लेकिन सिंगिंग की कोई ऐसी तालीम मैं क्योंकि गांव में था जी, तो मुझे उस समय समझ नहीं आया जी कि कहाँ से की जा सकती है। शायद हमारे पूरे इलाके में ऐसा कोई संगीत विद्यालय जैसा था भी नहीं जी, एक ही कस्बा था जहाँ सारे बच्चे पढ़ने आते थे जी। तो आप यकीन मानिए जो लोग शादियों में बैंड बजाते हैं ना जी, फला बैंड वाले, मैंने उनके यहाँ कुछ दिन जाकर कोशिश की कि मैं सिंगिंग सीखूं, लेकिन मतलब मैं ये कहूँगा कि देखिए वो एक अलग विधा है, लेकिन प्रॉपर संगीत सीखना और वो एक अलग विधा है। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने वहाँ से प्रयास किया जो आपके घर के कस्बे के नज़दीक था। हाँ, जो मेरे आपने उसे भी संगीत महसूस किया। हाँ, हालांकि वो एक अलग एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन उसमें भी कुछ खोजने का प्रयास किया आपने। बहुत अच्छी बात है, बहुत साधुवाद है आपको। हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, बहुत ही प्रसन्नचित्त मुद्रा में देख रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में जो हीरो, बतौर हीरो, जो शॉर्ट फिल्म या बड़ी फिल्म के रूप में किस फिल्म में काम किया और उसका अनुभव कैसा रहा और चुनौतियां कैसी रही? ओम जी, मैंने यहाँ काफ़ी समय काम किया दिल्ली में जी। हम लोग जो गांव देहात से आने वाले बच्चे या जिनको बहुत नॉलेज इस लाइन की नहीं होती, अभी तो फिर भी बहुत कुछ है जो आप यूट्यूब, सोशल मीडिया पे जाके जान पाते हैं, उनको कई बार दिशा भटक जाते हैं वो लोग जी। तो मुझे एक धुन सवार हो गई कि मैं दिल्ली में काम करूंगा और दिल्ली में काम करते करते हीरो बन के मुंबई जाऊंगा जी, जो मेरा गलत फैसला था जी। तो मैंने दिल्ली में रहते हुए अब क्योंकि यहाँ फिल्में नहीं बनती थी, फुल लेंथ फिल्में यहाँ पे नहीं बनती थी, यहाँ पे टेलीफिल्म बनती थी, सीरियल बनते थे, तो उस समय बहुत सारे सीरियल, बहुत सारी फिल्में मैंने लीड में की, एज हीरो की। क्या हुआ? काफी सीरियल्स मैंने लीड में किए। पर उसका नुकसान मुझे क्या हुआ कि मैं यहाँ पर एक ठीक ठाक उम्र बिता देने के बाद जी मुंबई गया। बॉम्बे में मौका मिला। हाँ, मुंबई गया मैं। अब जब आप मुंबई जाते हैं तो हीरो की भी एक उम्र होती है कि आप, और दूसरी बात जो तैयारियां होती हैं, मैं ये बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि हम जो सपना देखते हैं ना, उसकी तैयारी भी उस हिसाब से होनी चाहिए।
बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वो ना तो मैंने उस हिसाब से तैयारी की, मुझे लगता तो था कि मैं हीरो बनूं, लेकिन तैयारी, वो मार्गदर्शन, वो डायरेक्शन किसी से मुझे मिले जी, तो मेरी तैयारी शायद उस हिसाब से कम थी। और उसके अलावा मैं यहाँ से शादी करने के बाद और जब मेरी बड़ी वाली बिटिया पैदा हो गई उसके बाद मैं यहाँ से शिफ्ट हुआ जी। फिर आप जब नए शहर में जाते हैं तो आप भले ही दिल्ली से जितना भी काम करके गए हो जी, लेकिन फाइनली वहाँ आपके लिए नए होते हैं और वो पूरा समंदर है, वो एक से एक बेहतर एक्टर, एक से एक बेहतर इंसान वहाँ पर है। तो आपको 4-5 साल लग जाते हैं वहाँ को समझने में, तो तब तक आप उस उम्र से बाहर आ जाते हैं जहाँ आप किसी फिल्म में हीरो बने। तो शायद मेरा टाइमिंग उस मामले में गलत था। मुझे लगता है मुझे शुरुआत के 1-2 साल यहाँ काम करके चले जाना चाहिए। क्या बात है रवि जी, आपको आपके मित्रों ने बताया कि आपके भीतर एक अभिनेता है, या आपको खुद लगा कि आपके भीतर एक अभिनेता है? मुझे लगता है मैंने अपने मित्रों को बताया कि मेरे अंदर एक अभिनेता है। क्या बात है, क्या क्योंकि हम जहाँ पे काम कर रहे थे, जहाँ हम पढ़ते थे जी, वहाँ तो सब हम मतलब गांव से आने वाले बच्चे थे सारे जी। तो इतना बड़ा ख्वाब कोई देखता नहीं था, और मुझे भी तब ये नहीं पता था कि ये ख्वाब एक दिन मेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा, मैं कहीं दूसरे शहर, दूसरे प्रदेश ही चला जाऊंगा। तो लेकिन हाँ, मैंने अपने मित्रों को बताया कि मुझको ऐसा लगता है कि मुझे एक्टर बनना है, और उसमें बहुत बड़ा योगदान मेरे पिताजी का रहा। क्योंकि उस समय पर ये सोचना, जब आप नौकरी कर सकते हैं, जब आप कमा सकते हैं, अपने घर वालों का सहारा बनने का आप सोचते हैं, जी, उस समय पर एक ऐसी दिशा में जाना जिसमें आपके पूरे एरिया से कोई ना हो, आपके परिवार से कोई ना हो, जहां उस शहर में आपका कोई ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो पिताजी एक बात हमेशा बोलते थे कि बड़े सपने देखते हो तो दुख भी बड़े होते हैं। बिल्कुल सही। बड़े सपनों के सुख बड़े होते हैं और दुख भी बड़े होते हैं। तो तुम जिधर जाना चाहते हो जाओ, बस मेहनत से करना। वाह। तो मुझे ये प्रेशर कभी नहीं था। आज मैं समझता हूँ बीइंग ए फादर, जब मैं फादर बन गया हूँ, कि मुझे पिताजी क्या बोलेंगे। अगर देखो ये मैं नहीं कर पाया तो पिताजी बोलो तुमको मना किया था ना पहले ही, तुमको मैंने बोला था तुम्हारा नहीं होने वाला है कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल। पिताजी ऑलवेज बोलते थे कि कोई बात नहीं, अरे तुमने कोशिश तो की है, कोई बात नहीं, कामयाबी ना कामयाबी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहित करने के लिए पिता का आशीर्वाद, इसने सर पर हाथ आपके साथ रहा। बहुत भाग्यशाली हैं रवि जी इस मामले में। जब आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो आपके माता पिता को कैसा लगता है, कितनी प्रसन्नता होती है, कैसा फील करते हैं? और आप एक पिता बनने के बाद उस जो माता पिता ने जो आपकी खुशी को महसूस किया, एक पिता होने के नाते से आपको कैसा फील होता है? ओम जी, एक तो मैं अभी अपने आप को किसी मकाम पे मानता नहीं जी, मतलब ये मैं बहुत विनम्रता से और बहुत सच्चे दिल से बात बोल रहा हूँ जी। क्योंकि जब आप मुंबई जैसे शहर में रहते हैं, उसी शहर में अमिताभ बच्चन भी रहते हैं और शाहरुख खान भी रहते हैं जी, उसी शहर में सारे बड़े लोग हमारी इंडस्ट्री के रहते हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं अभी कहीं पहुंचा हूं। हाँ, इतना जरूर मानता हूं कि जिस फील्ड को मैंने अपनी जिंदगी दी जी, उस फील्ड ने मुझे इज्जत से अपनाया है। वाह। अपने आंचल में एक थोड़ी सी जगह दी है, एक घर दिया है, एक छोटी सी जगह उसने दी कि हाँ भाई तुम भी चलो, हमारे बच्चे हो। लेकिन जहां तक भी मैं पहुंचा हूं, जो भी मेरी छोटी मोटी जगह है जी, इस पे यकीनन मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मेरा परिवार इस बात से खुश है कि इतने साल जो उनको, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की रही कि इतने साल इस आदमी ने उस लाइन को दिया जिसको इसने चुना था। वाह। मैंने कभी किसी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भरा, मैंने कभी कोई दूसरा बिजनेस नहीं सोचा, और मैं हूं या कोई और बड़े अभिनेता हूं, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। बिल्कुल। अच्छे बुरे दौर आते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में, हर जीवन में आते हैं, फ्रस्ट्रेशंस आते हैं। बिल्कुल। जब आपको लगता है कि क्या मेरा निर्णय सही था, मैं कुछ और कर लेता तो बेहतर था, उस दौर में भी मैं कभी वहां से भागा नहीं। वाह। तो मेरे पिताजी को इस बात का बड़ा वो रहता था जब मैं कभी उदास होता था कि तुमने जो सोचा था, ये छोटी बात होती कि अपने निश्चय पे अडिग रहना इतने साल बाद। तो मैं उस पर रहा, और मुझे याद है जब मेरे सीरियल्स आया करते थे बहुत सारे, जब मैं दिल्ली में था या मुंबई जाने के बाद भी जी, तो मेरे पिताजी ना इस बात से बड़े खुश रहते थे। और पिता का जो प्यार होता है ना, वो अलग तरह का होता है। बिल्कुल। माता का प्यार अलग तरह का होता है, पिता का अलग तरह का होता है। तो पिताजी क्या करते थे, मेरा जब भी कोई शो चल रहा होता था टीवी पर, मान लीजिए 8:30 बजे डीडी नेशनल पे मेरा शो आ रहा है, तो पिताजी 8 बजे के आसपास घूमने निकल जाते थे कॉलोनी में ऐसे ही। मम्मी बोलती थी देख अब सबको बता के आएंगे। और फिर वो नहीं अरे मुझे क्या भाई, कोई देखे ना देखे हमें क्या इस बात से, ऐसे शो करते थे कि उनका कोई, लेकिन जाते थे। और शर्मा जी, वो रवि का सीरियल आने वाला है 8:30 बजे, और वो रीचेक इस चक्कर में खुद नहीं देखते थे कई बार कि देख रहे हैं ना,
तो ये जो एक उनको मुझे लगता है कि हम और तो अपने माँ बाप को क्या दे सकते हैं, बिल्कुल, मतलब हमारी कोई हैसियत नहीं होती। मैं इमोशनल हो जाता हूँ इस बात पर कि हम उनको कुछ लौटा सके। बिल्कुल। लेकिन अगर उनके मन में ये सुकून है कि चलो बच्चा जिस रास्ते पे था उस पर वो सीरियसली काम कर रहा है। हमारे माँ बाप हमें सीरियस देखना चाहते हैं अपने काम। बिल्कुल, उन्हें हमसे कुछ चाहिए नहीं होता, बिल्कुल, सब कुछ तो उन्हीं का दिया होता है हमारे पास। तो मैं इस बात में किस्मत वाला हूँ कि मेरे पिताजी को ये सुकून था जब वो दुनिया से गए कि चलो ये जिस रास्ते पे चला था इसमें अगर 100 किलोमीटर नहीं गया तो 10 गया और अच्छे से गया। वाह 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 वाह। रवि जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपने अब तक अपने सीरियल किए हैं, शॉर्ट फिल्म के या सीरियल किए हैं या फिल्में की हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो आपने अभिनय किया है, जो करैक्टर रोल किया है, उसने आपके दिल को झकझोर दिया हो? ऐसा अभी आप भावुक हुए हैं, उस समय भावुक ही हों, और उस हालांकि हर करैक्टर को अभिनेता जीता है, बिल्कुल, लेकिन कोई ऐसा करैक्टर जो आपके दिल को छुआ और उसने आपको झकझोर दिया, उस अभिनय को करके हमारे दर्शकों को दिखाया? मैं किस्मत वाला हूँ जी कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स मुझको मिले जी, बहुत अच्छे। हीरो होना एक अलग बात है, लेकिन अच्छे कैरेक्टर्स मिलना अभिनेता के लिए, और खासतौर से थिएटर वाले जो लोग होते हैं उनको लगता है मुझको कैरेक्टर में कुछ करने के लिए मिले। जी जी जी। मैं अभी पिछले साल एक सीरियल कर रहा था, हम 4 महीने वडोदरा में शूटिंग कर रहे थे जी, और दंगल पे वो शो आता था मस्त मौली जी। तो मस्त मौली में मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा था उसमें हम 2 दोस्त थे, और जो मेरा दोस्त है उसकी बेटी को मैं अपने घर बहू बना के लाता हूँ जी, ठीक है, रिश्तेदार बन जाते हैं, और मैं उस दोस्त का ड्राइवर भी हूँ। मैं बहुत छोटे तबके से हूँ, बहुत गरीब हूँ, वो बहुत बड़ा है ठाकुर अपने गांव का, लेकिन हमारी दोस्ती पक्की है। और वो बच्ची को ऑलवेज, जो मेरा दोस्त है वो हिकारत की नज़र से देखता है, अपनी बेटी उसको लगता है कि इसकी वजह से मेरी वाइफ की डेथ हो, ठीक है। मुझे उस बच्ची से लगाव है और मैं एक मोड़ पे ना उसको बहू बना के लाता हूँ अपने घर। मुझे याद है कि वो वडोदरा में पूरा सेट लगा हुआ था, फिल्म सिटी है वहाँ पर वडोदरा में, और विदाई वाला सीन हम लोग कर रहे थे, और मेरी भी बेटियां हैं, तो मैं उसको विदा करा के ले जा रहा था, और मेरे मन में कहीं ये भी चल रहा था कि तुमने कभी इसको प्यार नहीं दिया, आज ये तुम्हारे घर से हमेशा के लिए जा रही है, तुम कितने बदनसीब हो। और डायलॉग भी थे इस तरह के, अरे तुम क्या समझोगे ठाकुर साहब, इस तरह का मतलब होता है कि आप कभी समझ ही नहीं पाए कि इतना प्यार करती है आपको। और मैं रोने लगा। वो करीब 7 पेज का सीन था मुझे, 7 पेज का। और जो बात अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, सुबह से हम तैयार थे, वो हमने 3:30 या 4 बजे शाम को शुरू किया। तो 3 कैमरे लगे हुए थे और ये था कि पूरा 1 शॉट करेंगे जी। और थिएटर की देन ये है, ईश्वर की दया है कि मुझे आप 8-10 पेज भी देंगे तो मैं आपको याद करके सुना दूंगा। वाह। तो वो पूरा सीन जो डायरेक्टर थे उन्होंने समझाया, मूवमेंट समझाए, और मैं बीच करीब करीब लग रहा है 2-3 पेज तक जाते जाते मैं रोने लगा। तो वो सीन और अच्छा हो गया कि मुझे रोना ही था, और मैं रोते रोते वो पूरा सीन हमने 7 पेज का किया। और उससे ज़्यादा जो बात थी वो ये थी कि जब वो सीन कट हो गया तो वो बच्ची थी छोटी सी, मेरी बिटिया के बराबर वो बच्ची है जो मेरी बहू बन के आई जी। मैं सेट पे बैठ गया और मेरा रोना ना रुके। जो मुझे चुप कराने आए वो भी रोने लगे। मतलब उसका वीडियो है मेरे पास, आधी टीम खड़ी हुई रो रही थी, मैं बैठा हुआ रो रहा था। फिर वो बच्ची मेरे पास आई, बच्ची आई तो मैं और रोने लगा क्योंकि मैं अपनी बेटी को वहां पर वो फील कर रहा था, जी रहे थे उसमें। वो एक ऐसा शॉट था जिसकी चर्चा मतलब पूरी यूनिट में रही, आधे से ज्यादा लोग रोए, और मैं भी, तो मैं बहुत जल्दी रो देता हूँ, मुझे ना यहाँ पे चीजें खट से टच कर। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अच्छी बात है। ये संस्कार होते हैं, ये परिवेश ऐसा होता है, वातावरण ऐसा होता है जहाँ हम भावुक हो ही जाते हैं। और आपको देख के तो बहुत जल्दी भावुक हुए और मुझे भी इसका असर हुआ। एज ए अभिनेता के रूप में आपकी बॉम्बे में या दिल्ली में क्या क्या परियोजनाएं चल रही हैं? सर, अभिनेता के रूप में तो ये है कि अभी का जो चलन है इस समय जी, वो ये है कि बहुत जगह आप ऑडिशंस देते हैं जी। आप छोटे एक्टर हो, बड़े एक्टर हो, कास्टिंग एजेंसीज हैं, वहाँ पर कई बार आप आज शाम को पता चलता है कल से आप शूट कर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत जगह पिच किया हुआ है, बहुत जगह ऑडिशन भेजे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं हूँ, उसमें हूँ। अभी एक शो की बात चल रही किसी से जी। मैं बहुत ज्यादा काम एज एन एक्टर ओम जी इस समय नहीं कर रहा। उसका कारण ये है कि मेरा अभी पूरा जो ध्यान है वो अपने प्रोडक्शन हाउस की तरफ है जी, रवि पिक्चर्स की तरफ जी जी। क्योंकि मैं उससे सीरियल्स बना रहा हूँ, फिल्में बना रहा हूँ, ऐड हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो मैं हर काम नहीं करना चाहता। तो अगर मुझे कुछ, जैसे ये मस्त मौली मिला था तो 4 महीने लगातार हम शूट कर रहे थे, लगातार वडोदरा में सेट लगाया था। तो मैं वैसा कोई शो या फिल्म है तो वो मैं करूँगा, जो 1-2 लोगों से बात चल रही है।
उसके अलावा हम लोग अपनी खुद की फिल्म प्लान कर रहे हैं जी। अपने जो खुद के प्रोजेक्ट्स हैं रवि पिक्चर्स के, हम उन पे काम कर रहे हैं। शॉर्ट फिल्में आपने बहुत सारी बनाई हैं, कुछ हमारे दर्शकों को उन शॉर्ट फिल्मों के बारे में बताएं, उनका नाम भी बताएं और उनकी विषय क्या रहे, उनकी समसामयिक विषय रहे या राजनीतिक विषय रहे या अन्य विषय रहे। देखिए, मैंने अपने मन से जितने प्रोजेक्ट्स बनाए आज तक एज ए प्रोड्यूसर जी, उनका एक बेस है, वो है रिश्ते और इमोशंस। वाह। मैं किसी दूसरी उसको बुरा नहीं मानता, सबका अपना अपना वो है। जैसे मुझे क्राइम बनाना बहुत नहीं पसंद है, मुझे बहुत विभत्स बनाना नहीं पसंद है, मुझे वल्गर बनाना बिल्कुल नहीं पसंद है जी। मतलब मैं बहुत बड़ा प्रोड्यूसर नहीं हूँ, छोटा सा प्रोड्यूसर हूँ, लेकिन मैंने कई ऐसे प्रोजेक्ट मना किए कि भाई ये नहीं बनाऊंगा मैं, जो मैं अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकता, मुझे वो नहीं बनाना। बिल्कुल। मतलब जिंदगी जीने की तमन्ना तो है, मगर तुझसे हर मोड़ पे समझौते करूं, जिंदगी जीने की तमन्ना तो है मगर इतनी भी नहीं। वाह वाह वाह। तो हमने एक फिल्म बनाई भूख, जो MX प्लेयर पर है, भूख नाम से। उसमें शिशिर शर्मा जी हैं, काफ़ी बड़े एक्टर हैं। वो एक सामाजिक विषय पर है। मैं चाहूँगा कि जो लोग ये शो देख रहे हैं वो फ्री है, जाके देखें MX प्लेयर पर भूख जी, और उसको देखें नहीं, उसको जिएं। वाह। वो हमारे जो बड़े हैं, हमारी जो पहली पीढ़ी है ओम जी, वो कोई फेंका हुआ सामान नहीं है, वो किसी कोने में रखा हुआ कोई ऐसा सजावट की वस्तु नहीं है वो, जिसको हम ये कहते हैं कि कितने साफ सुथरे मेज पे तो रखा हुआ है, आपको फिर क्या शिकायत है आपको। वो जीवित इंसान है जब तक उनकी सांस चल रही है। उसी विषय पे हमने बात कहने की कोशिश की थी कि आप जब अपने बड़ों को पैसा, सुविधाएं, गाड़ी, अच्छा घर और AC दे देते हैं और आप ये कहते हैं कि मैं मेरे से पहले मेरे पिता के लिए ऐसा सोचता हूँ, मैंने सब कुछ दिया हुआ है उनको, तो आप शायद उस समय ये भूल जाते हैं कि उनको ये सब माना ज़रूरत होगी उनकी, लेकिन उनकी ज़रूरत समय भी है। हमारा आप भी हैं समय। बिल्कुल सर, हम और आप जिस उम्र में हैं, हम लगातार भागते रहते हैं, यहाँ वहाँ, हमारे पास लोग हैं, भीड़ है, हमारी अपने हाथ पैर चल रहे हैं, तो आज यहाँ कल वहाँ। बिल्कुल। जब हम थक के बैठ जाते हैं तो हमारे पास बहुत किस्से होते हैं सुनाने को, हमारे पास बहुत कुछ होता है शेयरिंग के लिए। अगर हम किसी के लिए वो कर, आज देखिए ना, आज के ज़माने में क्यों इतने सारे डिप्रेशन और सब हैं, इंसान की फितरत है वो खुद को शेयर करके हल्का होता है। बिल्कुल। और हम उनको शेयरिंग का मौका नहीं देते। बिल्कुल। तो अपने माता पिता को हम समय दें, इसके आसपास वो फिल्म मैंने बनाई, बहुत पसंद की गई, बहुत सारे अवार्ड उसको मिले। अभी हमारी जो लेटेस्ट फिल्म मैं करके गया हूँ यहाँ से, वो अभी कांस में उसकी स्क्रीनिंग हुई इसी मई में, पहली स्क्रीनिंग कांस में हुई। और सर वो भी जो हमारी लुप्त होती कलाएं हैं, मैं जो भी कर रहा हूँ जी, मेरी कोशिश ये है कि वो सामाजिक उसके आसपास वो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है। फिल्मकार की जिम्मेदारी होती है कि वो सामाजिक चीजों को उठाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हमारी मृत प्राय हो गई हैं लोक कलाएं या लोक कलाकार, वो अब कहाँ हैं, किस दौर में हैं, उनकी मानसिकता क्या है, उनके लिए भी कभी हमें सोचना चाहिए। आज हम भले ही जितने भी युग में आ गए हैं, लेकिन वो हमारे बेस में है ना। सही है। तो उनको बेस करके हरियाणा, पश्चिमी UP, राजस्थान, इनकी एक विधा है, नाट्य विधा, जिसको स्वांग बोलते हैं जी। और स्वांग का अपभ्रंश जो है, यानी बिगड़ा हुआ रूप जो है, वो है सांग। कहते थे कि साहब फला सांगी बहुत बड़ा है, लक्ष्मी सांगी का बड़ा नाम है। तो उसी विधा को बेस कर हमने एक फिल्म बनाई। उसमें राजेंद्र गुप्ता जी ने लीड किया है, बड़े एक्टर हैं, बहुत कमाल के एक्टर हैं, बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया है। तो ये दोनों फिल्में लिखी भी मैंने और प्रोड्यूस की, और इसके गीत भी लिखे। बहुत अच्छे, बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ट्रू मीडिया परिवार की ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। रवि जी, हम अभी रिश्तों की बात कर रहे थे और रिश्तों पर आप बहुत बड़ा काम करते हैं, लेकिन वर्तमान में जो हमारी युवा पीढ़ी है, आपने फील किया कि हमारे बुजुर्ग उन रिश्तों को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उनसे बिछड़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कमी कहाँ आ रही है? सरकार की कमी है, या संस्कारों की कमी है, या हमारी संस्कृति की कमी है, या पैसा कमाने की दौड़ की कमी है? क्या वजह है जो माँ बेटे का, पिता पुत्र का, और तमाम रिश्ते जो है दूर होते जा रहे हैं, रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं, रिश्तों की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही लोगों को? क्या कारण है? देखिए, एक कारण नहीं है, मुझे कई कारण लगते हैं, और मैं इसमें एक थोड़ा सा उल्टी तरफ से बात रखना चाहता हूँ। जी जी। अच्छी संतानें होना जी अच्छी बात है, लेकिन क्या अच्छे माँ बाप होना भी इसकी जिम्मेदारी, मतलब इसकी एक रिक्वायरमेंट है जी। बेस कई बार गलत होता है। मैंने ये कहा सिर्फ ये नहीं, जिम्मेदारी सबकी है, ये भी एक वजह है। एक वजह है जो पेरेंटिंग है, हम बच्चों को सब कुछ सिखाना चाहते हैं,
लेकिन क्या बीइंग ए मदर फादर हम भी कुछ सीखना चाहते हैं। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं क्या वो हम पूरा करते हैं। जैसा अभी आपने कहा कि मैं अगर आज अपने बच्चों को बिल्कुल समय नहीं देता जी, क्योंकि मुझे कामयाब होना है, मुझे दुनिया जीत लेनी है, मुझे अपना नाम करना है जी, तो कल उन बच्चों से फिर मैं भी उम्मीद ना करूं कि मैं उनकी जिंदगी का अटूट हिस्सा बनूंगा। क्योंकि रिश्ता क्या है, सिर्फ उनकी मैं शर्ट्स खरीदवा दूं, उनको पैसे दे दूं, उनके स्कूल के जो फीस है वो भर दूं, जो जितनी मेरी हैसियत है मैं उनको पैसे दे दूं, लेकिन मैं ना पूरा कर दूं, लेकिन मैं उनको हासिल ना रहूं जी। तो अब जब आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको शेयरिंग करनी है, और जिसके साथ आपकी शेयरिंग होती है याद रखना वो आपका सबसे करीबी हो जाता है, फिर उसके अलावा दुनिया में कुछ दिखता नहीं आपको। ठीक है, मैं उनके उस जीवन में अगर शामिल नहीं हूं तो मुझे ये मान लेना चाहिए कि कल वो मेरे जीवन में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, एक तो मुझे यहाँ कमी लगती है। ओके, दूसरा इसके अलावा भी एक बात है कि कई बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बहुत अच्छे से बच्चों को समय देते हैं, अपने बिजनेस उसको करते हैं। कई बार बच्चे चूक जाते हैं क्योंकि हम अपने माता पिता को दरअसल तब समझना शुरू करते हैं जब हम माता पिता बनते। वाकई सच्चाई है ना। मेरा एक वो गाना था कि जब तक मैं पापा नहीं था बाबूजी आपको समझा नहीं था, वाह वाह वाह, बहती थी बर्फ के नीचे नदी जी, मैं मगर गहराई तक डूबा नहीं। आहा, वाह 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 वाह। तो कई बार बच्चे उसमें चूक जाते हैं जी। बच्चों को ये लगता है कि ठीक है टेक इट इजी ले रहे हैं माँ बाप को, और उस समय उनकी एक दुनिया बन रही होती है। मुझे इसका एक ही उपाय नजर आता है, मतलब मेरी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जितनी हर व्यक्ति का अपना नजरिया होता है, समय दीजिए अपने रिश्तों को। ये जो आपने समय की बात बताई ये अभिभावकों के लिए बताई, दोनों के लिए, लेकिन उन युवा पीढ़ी के लिए भी कुछ फर्ज बनता है कि वो अपना कैरियर बना रहे हैं, अपना भविष्य बना रहे हैं, कि अगर हम, क्योंकि उनके बच्चे होते हैं, उनका परिवार बनता है, बेटी बेटे तीसरी पीढ़ी स्टार्ट होती है, कि अगर हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे, अपने अभिभावकों की सेवा करेंगे, तो जो हमारी तीसरी पीढ़ी है वो बच्चे हमें देखेंगे ऐसा करते हुए, शायद वो बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्रम भी चलते रहना चाहिए बच्चों की तरफ से। बिल्कुल, इसलिए है कि देखिए एक तो एक पीढ़ी का गैप होता है, उतने को हमें एक्सेप्ट करके चलना होगा। जैसे 1960 की फिल्मों में भी आप देखेंगे अरे आजकल के लड़के, फिर 80 में भी सुनेंगे आजकल की युवा पीढ़ी, 2000 में भी वो है, 2020 में भी वो है। तो एक तो पीढ़ियों का फर्क है जी, वो होता ही है। उतना हम एक्सेप्ट करके चलेंगे कि हमारे पिताजी के सामने हम लोग टीवी नहीं देखते, बिल्कुल बिल्कुल, या देखते थे तो अगर मान लीजिए कोई फिल्म सीन या गाना आ रहा है तो हम लोग उठ जाते थे या बदल देते थे। अभी एक गैप आया है कि अभी बच्चे बैठ के देखते रहेंगे, उतना शायद आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि समय बिल्कुल वहीं ठहरा हुआ नहीं रह सकता। बिल्कुल बिल्कुल। एक समय में था कि जिस लड़की की शादी की बात होती है या जिस लड़के की, मैं तो गांव से आया हूँ, वो उस महफिल में शामिल नहीं होता था जहां पर ये बात होती थी जी। लेकिन अभी वो बात है कि बच्चे पूछते हैं कि भाई किससे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हमें दिखाओ, हम भी बात करेंगे। तो उतना बदलाव तो आपको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। लेकिन ये बदलाव इतना ना हो कि पिता पिता ना रहे, पुत्र पुत्र ना रहे, और हम सिर्फ दोस्त हो जाए। वाकई, क्योंकि दोस्त हैं, दोस्त बहुत सारे लोग हैं। पिता को पिता रहने दीजिए, माता को माता रहने दीजिए, और ये मान के चलिएगा कि जो हम कोई एहसान नहीं कर रहे अगर हम अपने माँ बाप के लिए कुछ कर रहे हैं। तो एक आप रास्ते में जाते हैं, अगर कोई आपको साइड दे देता ना गाड़ी में, तो आप उसको बोलते हैं थैंक यू भाई, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन हमको दिया होता है। ये शरीर दिया है, जीवन दिया है, हमें इस काबिल बनाया है। वाह वाह, बहुत अच्छे रवि जी। हम आगे बढ़ते, जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो फिल्म का जो परिवार है, जो फिल्म बॉम्बे है या दिल्ली है, वो सारा का सारा आपका यूनिट रिश्तों पर या समसामयिक विषयों पर काम करता है। क्या आपका ध्यान कभी पर्यावरण की ओर या प्रदूषण की ओर या हमारे आसपास विश्व में जो पर्यावरण की स्थिति बिगड़ रही है, भविष्य में ऑक्सीजन की कमी होने वाली है और प्रदूषण की वजह से हमारी उम्र कम होती जा रही है, क्या इस विषय पर भी कभी आपका ध्यान गया? सर, ध्यान बहुत बार गया जी, लेकिन मैंने उस विषय पे अभी तक कोई फिल्म नहीं बनाई है जी, बहुत शुरुआत नहीं हुई। हाँ, उसका कारण यह है कि क्योंकि अनेक विषय हैं जी, सामाजिक विषय जी, जी, तो उनमें से आप कितने कर पाते हैं। तो ये किया, जैसे मैंने देशभक्ति पे मुझे काम करने का बहुत मौका मिला, क्योंकि आप कितने विषयों पे जीवन में काम कर पाते हैं जी, जैसे मेरी बेटी जो है उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, मेरी जो बड़ी वाली बेटी है वो जल पर बनाई थी जी, जो आने वाले समय में हम जल की जो मुश्किलें आने वाले समय में देखेंगे, उस पर उन्होंने बनाई थी। पर मैंने
पर्यावरण पे अब तक कुछ नहीं किया है एज ए प्रोड्यूसर, बट मुझे आर्मी पे काम करने का मौका मिला। उस पे मैंने 1962 युद्ध पे काम किया। फिर अभी आर्मी की एक रेजिमेंट है, उसके लिए मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने यूपी पुलिस पे काम किया। ये एक अलग सा विषय था मेरे लिए कि हम पुलिस जो डिपार्टमेंट है, कोई भी स्टेट पुलिस हो, हम सच बात यह है कि हम उनको ना नकारते ज़्यादा हैं, हम उनको गालियाँ ज़्यादा देते हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। आप देखिए ना, बारिश होती है, कोई एक आदमी खड़ा होता है आपको रास्ता दिखाने के लिए, बारिश में भीग रहा होता है, बिल्कुल एक ट्रैफिक वाला, या गर्मी होती है, या रात के अंधेरे में हम कहीं से गुजरते हैं तो वहाँ पे ठंड में, कड़कती ठंड में कोई एक पुलिस वाला खड़ा होता है हमारी सुरक्षा के लिए। वाकई तो मुझे उस पर काम करने का बहुत मन था, तो मैंने उस पर यूपी पुलिस का जो प्राइड सॉन्ग है वो मैंने बनाया, शान भाई से गवाया उसको। और मेरी खुशकिस्मती के ओपी सिंह साहब उस समय डीजीपी होते थे यूपी के, उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने वो लॉन्च किया। वाह 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 वाह। तो अभी पुलिस पर मेरी एक किताब प्रकाशित हो रही है, जिसमें देश भर के जो पुलिसकर्मी हैं उनमें से 51 पुलिसकर्मियों की कविताएं मैंने छांटी। वाह। उसका संपादन अभी इसी साल आ जाएगा। और आप यकीन मानो जी, इतनी प्यारी प्यारी कविताएं हैं, इतनी गहरी और शुद्ध साहित्यिक कविताएं हैं कि मुझे आश्चर्य हुआ कि पुलिस विभाग पूरे देश का कितना सेंसिटिव है, कितना सेंसिबल है, और कितना इमोशनल है, और कितना शुद्ध साहित्य वो रच रहा है। वाह वाह। ये हमें बड़ी खुशी हुई इस बात की रवि जी कि आपके सीक्वल में, आपकी संख्या में ये प्रदूषण और ये जल और ये समसामयिक विषय भी हैं। सर होने चाहिए। जी जी बिल्कुल। हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम आपके लेखन की ओर। सर, आपने साहित्य में आपकी रुचि कब और कैसे हुई, और किन किन विषयों पर आपका लेखन होता है? सर, साहित्य की रुचि तो मैं फिर वहीं अगेन मेरे पिताजी की तरफ जाऊंगा। वो अध्यापक थे, तो घर में बहुत माहौल था लिखने पढ़ने का। पिताजी कहते थे किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। अपने को समझ में आता नहीं था, क्योंकि अपने को तो अपने यारी दोस्त लगते थे। ठीक है, तो लेकिन पिताजी की ये बात कहीं ना कहीं जहन में थी, और पिताजी खुद बहुत अच्छा लिखते थे। जी। और घर में बड़े धार्मिक ग्रंथों का माहौल था पिताजी। और धार्मिक से मैं आपको ये बता दूं, इसको कोई अदरवाइज ना ले, धार्मिक मतलब धार्मिक किसी भी धर्म का हो जी, उन्होंने सारे धार्मिक ग्रंथ अपने घर में रखे थे, और वो हमें पढ़ाते थे और सुनाते थे, है ना। तो इसलिए मन में कभी नफरत किसी और के लिए पैदा कोशिश करके भी नहीं हो पाई। जी। और साहित्य का जो लगाव ओम जी हुआ वो दिल्ली आने के बाद हुआ जी, क्योंकि जब मैं अपने उस परिवेश से बाहर निकला, और एनएसडी जो कैंपस है उसमें एक लाइब्रेरी होती थी, तुलसी सदन जी, और एक रविंद्र भवन मंडी हाउस में एक लाइब्रेरी, वो साहित्य अकादमी की है, वो आज भी है। तुलसी सदन तो टूट गई। जी। तो हम लोग स्ट्रगल करने आते थे एक्टिंग का, और ट्रेन पकड़ के गाजियाबाद से दिल्ली आ जाते थे। तो बीच में कई बार घंटे 2 घंटे ना फ्री हो जाते थे कि शाम को सबको मिलना है 6 बजे मंडी हाउस, आप फ्री हो गए 3 बजे। तो वो 2-3 घंटे होता ये था कि शुरुआत तो यहाँ से हुई थी कि उस गर्मी में बाहर कहाँ बैठे, तो चलो लाइब्रेरी में चल के बैठ लेते हैं, पढ़ने का नाटक करेंगे। लाइब्रेरी की ठंडक में बैठ लेते, एसी लाइब्रेरी थी। लेकिन वहां जाके देखा कि माय गॉड, कितना कुछ लिख गए हैं लोग, कितना कुछ रच गए हैं लोग। तो वहां से मुझे कहानियां और शायरी पढ़ने का शौक पड़ा। क्या बात है। और वो कुछ साल ऐसे थे ओम जी जिसका मुझे बहुत फायदा हुआ। फिर मुझे ना उसकी ना वो क्या बोलते हैं, ललक जी, एक चिपक जो पैदा हो जाती है जी। तो मुझे पढ़ने का, जो सबसे ज्यादा पढ़ने का मौका मुझे तभी मिला जब मैं दिल्ली में मंडी हाउस में थिएटर कर। वाह। तो वहां से मुझे पढ़ने का लगा। फिर मुझे किसी मोड़ पे कविताएं लिखने का शौक लगा। क्या बात है, कि मैं भी लिख सकता हूँ। तो बड़ी बचकानी सी कविताएं जैसे आदमी शुरू में लिखता, मैं शायद अभी भी बचकाने लिखता हूँगा, लेकिन उस समय जो शुरुआत की थी वो लिखी, और उन्हीं दिनों इत्तेफाक से प्रेम हो गया। तो प्रेम जब इंसान को हो जाता है तो नॉर्मल सा आदमी भी कवि बन जाता है। मैं तो रंगकर्मी था। वाह। तो इस चक्कर में मैंने कुछ कविताएं लिखी। फिर जब बीच में झगड़े हो जाते हैं तो वो टूटन वाली लिखी। वाह। तो पहले जो लिखा अपना अनुभव लिखा जी, स्वांतः सुखाए लिखा जी, और उसके बाद फिर धीरे धीरे जब बड़े राइटर्स को पढ़ा, उनको देखा कि भाई कितना खूबसूरत उन लोगों ने लिखा है, सामाजिक लिखा है जी, तो फिर मुझे लगा राइटर का काम सिर्फ प्रेमी प्रेमिका पे लिखना नहीं है, वो भी एक हिस्सा है, लेकिन सामाजिक चीज़ों पे लिखना, उनको उठाना, कलम की ताकत दुनिया में सबसे बड़ी ताकत मानी गई। बिल्कुल है ना। तो मुझे लगा कि फिर चलो कुछ सामाजिक भी लिखा जाए। वहीं से जो फिल्में लिखी वो सामाजिक लिखी जी। जो ये लिखा वो वो शेर है ना अकबर इलाहाबादी का कि न खींचो कमानों को, ना तलवार निकालो,
जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। वाह वाह, ये अकबर इलाहाबादी साहब का शेर है कि कलम की ये ताकत है कि जब तोप भी आपके सामने हो तो आप कलम उठाइए, अखबार निकालिए आप। वाह वाह वाह। तो वहां से थोड़ा जैसा कि रवि जी आपने अभी अपने उद्गारों में बताया कि आपकी लव मैरिज हुई है और उस दौरान भी आपके भीतर का कवि जागृत हुआ, तो उन दिनों का जो आपको लव हुआ, उस लव के दौरान की कोई कविता आपको याद हो, जब मनाने की या रूठने की या उस लव को जोड़ने की, आगे बढ़ाने की, कोई भी 4 लाइनें 2 लाइनें हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी, मैं बिल्कुल मैं उसकी एक कविता आपको सुनाता हूँ जी। मैं उससे पहले इस पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ जी। लव जो है ना, प्रेम जो है, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत शय है। वाह, ठीक है। उसकी परिभाषा कोई आज तक बना नहीं पाया जी, लेकिन कम से कम एक परिभाषा तो तय है, किसी को मार देना, किसी को बर्बाद कर देना, वाह, किसी को जबरदस्ती हासिल कर लेना, किसी के इमोशंस को कुचल के उस पर खड़े होकर अपनी दुनिया बनाना, तो लव नहीं है, ये तय है। वाह। मैं और मेरी पत्नी विनीता, वो भी आर्टिस्ट हैं, वो भी, उन्होंने थिएटर मेरे से ज्यादा काम किया, वो एनएसटी रिपेट्री में थी वो जी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जी कि जब हम दोनों मिले और हम दोनों को ये लगा कि हम एक दूसरे के जीवन साथी हो सकते हैं, उस समय जो लगा था इतने साल पहले, आज कम से कम मैं इसको गर्व के साथ कह सकता हूं कि वो सही निर्णय ऊपर वाले ने कराया था। मैं आज भी ऐसा मानता हूं कि उनसे शादी करना एक बहुत ही अच्छा निर्णय था। वाह वाह। तो हमने सबसे पहले ये तय किया था कि अगर उनके घर वाले नहीं माने तब भी हम शादी नहीं करेंगे, अगर मेरे घर वाले नहीं माने हम तब भी शादी नहीं करेंगे। हम भागकर अपने ही घर वालों को रुसवा करके, उनको समाज में बेइज्जत करके, लव मैरिज करके यहाँ से भाग जाएं, हम ये नहीं करेंगे। वाह। और हमने ये नहीं किया। एक मोड़ पे लगा कि शादी के लिए घर वाले तैयार नहीं, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज थी। जी 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 जी। तो हम लोगों ने कहा कि हम बड़े आदर्शवादी से लोग थे दोनों, जी जी जी, तो हम नहीं करेंगे। फिर मेरे फादर, क्योंकि बहुत समय से आगे के व्यक्ति थे, बहुत आगे सोचते थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और उनके पिताजी भी, मेरी पत्नी के जो मेरे ससुर साहब जो है मतलब, तो घर वालों ने जब तय किया तो हमने एक ही शर्त पे कहा कि करेंगे तभी जब आप लोग अगर शामिल होंगे, आप लोग अगर करेंगे। आप हमारे लिए लड़की चुनते, हमने सिर्फ आपसे इतना कहा कि हमें ये लगता है कि ये लड़की मेरी जीवन साथी अच्छी होगी, आप इसको नकार सकते हैं, फिर आप जहां कहेंगे हम वहां शादी करेंगे। वाह वाह। तो ये रहा, और दोनों परिवारों की रजामंदी के साथ किया। और मुझे कोई हक नहीं है कि मैं किसी को सलाह दूं, मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया में जीने का, सहज जीने का और सुख से जीने का एक बेस्ट तरीका है, या तो आप मुझे समझ लें या मैं आपको समझ लूं, या तो किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो। वाह। जब माता पिता बचपन से हमारे हर चीज का निर्णय लेते हैं, शुरुआत में तो शर्ट कौन सी पहनेंगे, जूते कहाँ से खरीद के लाएंगे, हम ऐसा क्यों मानने लगते हैं कि वो जो निर्णय हमारी शादी के बारे में लेंगे वो गलती होगा, या हम उनसे बेहतर निर्णय लेंगे। वाकई। और माता पिता के लिए भी ये है कि अगर एक बच्चे को ये लगता है उसका निर्णय धरातल पर है, बिल्कुल हवा में नहीं है, कि आज जैसे मैं जिस लाइन में हूँ उसी में मेरी पत्नी है विनीता, तो मुझे बड़ी सहूलियत उनके होने से जीवन में हुई। जी जी जी। तो ये मुझे लगता है कि हमें दोनों पक्षों को, दोनों पीढ़ियों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, कि हम एक मन बना के बैठने लगे हमें इसकी बात नकारनी ही है। जी जी। अगर ये लव मैरिज का सोच रहे हैं तो हमें मना ही करना है, या अगर माता पिता ने लड़की हमारे लिए ढूंढी या लड़का ढूंढा तो हमें नकारने की वो गलती होगा। जी जी, हमें इससे बचना चाहिए। बिल्कुल। एक कविता आपको सुनाता हूँ। जी जी, स्वागत है। मैं कोशिश कर रहा था इस बीच उसको याद करने की कि वो है जिंदा नज्म, उसका नाम है जी, कि उस समय के विरह पर मैं एक दूसरी कविता आपको याद कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे वो याद आए कि बूढ़ी धूप, मेरा जो पहला कविता संकलन है उसका शीर्षक है बूढ़ी धूप जी। मैं आपको बूढ़ी धूप एक कविता सुनाता हूँ। स्वागत। इसी कविता पर मैंने उसका शीर्षक रखा था बूढ़ी धूप। जी जी जी। कि बीच में होती रहती ना लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ जैसे होती, तो आपको गुस्सा गुस्सी लड़ाई अभी तो सब खत्म हो गया। ऐसे दौर में किसी ने लिखी थी कि तुम संग थे तो कैसे कुलांचें भरती थी, किसी हिरनी सी ये धूप। वाह। तुम संग थे तो कैसे कुलांचें भरती थी, किसी हिरनी सी ये धूप। वाह। बेताब सी रहती थी गोया, सुबह की गोद से निकलकर शाम के दामन में समाने को। वाह। दिन शुरू भी ना होता था कई मर्तबा कि बस गुजर जाता था। वाह। दिन शुरू भी ना होता था कई मर्तबा कि बस गुजर जाता था, तब ये धूप जवां थी। आहा। अब
वक्त के बेदर्द हाथों ने जब मुझसे छीन लिया है तुमको, अब वक्त के बेदर्द हाथों ने जब मुझसे छीन लिया है तुमको, तो कैसी बीमार सी रहती है, कैसी ठहर ठहर के चलती है, तुमसे बिछड़ कर देखो कैसी सठिया सी गई है धूप, तुमसे बिछड़ कर देखो कैसी सठिया सी गई है धूप, तुमसे बिछड़ कर देखो कैसी बुढ़ा सी गई है धूप, कि दोपहर से शाम का सफर, कि दोपहर से शाम का सफर कई मर्तबा कई सदियों में तय करती है ये बूढ़ी धूप। वाह वाह, कई सदियों में तय करती है ये बूढ़ी धूप। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत कविता आपने सुनाई। जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपने चर्चा की कि आप गांव के रहने वाले हैं, गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। मेरे दोस्त भी सारे गांव के थे। मैं किताबों को दोस्त नहीं मानता था और दोस्तों को दोस्त मानता था। क्या कभी बचपन में आपने उन दोस्तों के साथ गुल्ली डंडा या जो एक टायर होता था साइकिल का, उससे कभी वो संस्मरण भी हमारे दोस्तों को, हमारे मित्रों को, गुल्ली डंडे का और टायर का, दोनों के अलग अलग आपको कैसा फील होता था? देखिए, गुल्ली डंडा से प्रॉब्लम, दो खेलों से प्रॉब्लम थी जी, और वो इसलिए थी कि एक तो कंचे खेलना जी, पता नहीं क्यों उस समय कंचे खेलना ना ऐसा माना जाता था कि कंचे वो बच्चे खेलते हैं जो बिगड़े हुए होते हैं, और टीचर इस बात के लिए मना करते थे कि कंचे नहीं खेलने हैं। अब हमारी दिक्कत क्या थी कि हमारे पिताजी तो खुद टीचर थे, भले हमारे टीचर नहीं थे, दूसरे गांव में जाते थे पढ़ाने। नजरिया दृष्टिकोण तो वही था। हाँ, बोलते थे अरे मैं दूसरों के बच्चों को मना कर रहा हूँ, मेरे बच्चे खुद यहाँ कंचे खेल रहे हैं। और एक गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा से प्रॉब्लम क्या थी, कई बच्चों की आंखें फूट गई, आंखें नाक, हाँ जी, तो माँ बाप ये बच्चों को प्यार से डांट कर जी जितने तरीके उनके पास होते थे वो समझाते थे कि देखो ये खेल अच्छा नहीं है जी। टायर वाला खूब होता था, टायर बनाते थे, वो लकड़ी की गाड़ी बनाते थे, जितने भी गांव के खेल हैं, बैरिंग वाली लकड़ी गाड़ी बनाते थे जी, वो सारे खेल हमने खेले जी। और मतलब होता है ना कि अच्छी बात थी कि गांव में मतलब होता ना, ये तो था नहीं क्रिकेट या वो सब तो था नहीं, वॉलीबॉल आया था कि भाई 10 लड़के इधर खड़े हुए, 10 इधर, वॉलीबॉल में जाल आ गया बीच में। लेकिन उसका बेनिफिट क्या था ना, फिजिकली इतनी बढ़िया एक्सरसाइज हो जाती थी सर। अभी खेल सारे, सॉरी मैं मुझे कोई इसको पर्सनल ना ले, लेकिन सारे तो आप घर में बैठ के खेलते रहते हो, सारे तो उस यंत्र पर खेल रहे हो। वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो बैठे बैठे मोटे होते जा रहे हैं, पसीना बहाने का आपके पास, एसी में बैठ के आप जो है गेम खेल रहे हैं। अब खेल नहीं खेलते बच्चे, गेम बीपी बढ़ाते हैं, बीपी डाउन करते हैं उससे। वाकई तो हम लोग वहां के खेल में, जब मिट्टी में, अच्छा कुश्ती भी एक खेल होता था वाकई, तो पूरे मिट्टी में हष्ट पुष्ट हो के आते थे। एक और भी आपको बात याद होगी कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे माता पिता या दादा दादी कहीं कहीं चोट लग जाती थी, घुटने पर, घुटने पर कहीं, या तो मिट्टी लगा देते थे या आसपास में, मिट्टी के आसपास में जो बीड़ी का एक कागज हुआ करता था उसको लगाते थे, उससे ठीक हो जाता था। क्या ये साइकोलॉजिकल था या वास्तव में ठीक होती थी? मैं साइकोलॉजिकल नहीं मानता जी। देखिए, उसका कारण ये है कि आप अगर आयुर्वेद की बात करें जी, आप अगर ये एक अपने आप में बड़ा विषय ओम जी। हुआ क्या कि एक दौर आया, मुझे लगता है कि पिछले 35-40 साल में वो दौर रहा, 40-45 साल कह लीजिए आप उसको। चीज़ों की ब्रांडिंग की गई, हर चीज़ जो भी गाँव वाला है, अरे ऐसा पुरानी बातें, उन्हीं पुरानी बातों से निकालकर जो नई पैकेजिंग की गई, मुझे आप बता दीजिए उसके अलावा और नया है क्या? नई मार्केटिंग की। आप हल्दी को भी ले आए, आपने हल्दी लगा देते थे माँ बाप घाव पर। जी। अब गोरा होने के लिए हल्दी मलने का हमारे यहाँ चलन था, आज भी शादियों में भी चलन है। यही इसीलिए लड़की को क्यों हल्दी लगाते हैं कि कम से कम वो उस समय पे थोड़ी गोरी और अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो सर वो जितनी, और जो हमारी प्रकृति के पास है, पेड़ों के पास जो छाले हैं, जो पत्ते हैं, जो फूल हैं, आप उनके असर को नकार नहीं सकते जी। आप ये कह सकते हैं कि मुझे नॉलेज नहीं है उसकी, लेकिन उनमें असर नहीं है, ये नहीं। आंखें के दूध का आप इस्तेमाल जानते हैं, आप करके देख लीजिए। तो हुआ यह है सर कि हमने पुरानी चीजों को, सबको एक ब्रांडिंग के तहत पुराना, पिछड़ा हुआ, दकियानूसी कह के दरकिनार कर दिया। लेकिन अब आप देखिए, अभी के समय में वही चीजें दोबारा पलट के नई ब्रांडिंग के साथ मार्केट में आई है, नई मार्केटिंग हो रही है उसकी। मैं सर इसमें बड़ा एक छोटा सा वो मतलब आपको बताता हूँ कि मैं जब भी कभी मॉल वगैरह जाता हूँ अपने बच्चों के साथ जी, तो बच्चे वो खाते हैं ना मकई जी, मकई है ना, तो मैं एक दिन ऐसे ही मैं देख रहा था उसको, तो मेरी बेटिया ने कहा पापा क्या देख रहे हैं? मैंने कहा बेटा ये मेरे गाँव में बिछड़ी हुई मकई जो है ना जी,
यहाँ नए नाम से मुझको मिली है। हाँ। और मुझसे कह रही है पागल, इसी को छोड़ के तो आया था तू गाँव, यहाँ मुझे पैकेट्स में खरीदता है। वाह, वाह, मैं इतना वाह, हासिल थी तुझको, पूरे खेत खड़े रहते थे। जी, जी। और किसी से भी आप जाके किसी के भी खेत से ले लें, कोई मना नहीं करता था। और बहुत सारे पक्षी उन पर बैठे रहते थे और अपना पेट भरते थे उससे। सर आप मतलब देखिए, जो हमारा पुराना था ना, आप देखिए जैसे अभी एक नया चलन आया, रात का खाना छोड़ दीजिए जी। हमारे तो संस्कृति में है, सूरज छिपने के बाद हमारे खाने का चलन ही नहीं जाता है। बिल्कुल। तो अभी हम नया कुछ नहीं कर रहे हैं, जो हमने छोड़ दिया था हम वापस पलट के उसकी तरफ को देख रहे हैं और दोबारा उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी मड थेरेपी क्या है जी? मड थेरेपी अपने आप में यह है कि दिन में एक बार मिनिमम या 2 दिन में एक बार आपकी बॉडी से मिट्टी टच होनी चाहिए। वाकई। कारण क्या, हमने मिट्टी से टच छोड़ दिया सर। जी। फर्श पे रहते हैं, जूते पहन के निकलते हैं, मिट्टी, आप याद कीजिए मिट्टी से टच होने का सुबह से शाम तक हमारे जीवन में कहां पर है? तो अब उसके लिए मड थेरेपी कर रहे हैं। अब हम मनोवैज्ञानिक के पास जाके बोलते हैं 2 घंटे की मैं क्लास लेके आया हूं। किस बात की? बात की मैंने, उसने मुझसे बात की, चाची ताई भैया भतीजा मौसा फूफा से बैठ के बात छोड़ दिया, उन रिश्तों को खत्म कर दिया, पैसे दे के बात कर रहे हैं, पैसे दे के बात कर रहे हैं। वाकई मैं सॉरी थोड़ा पुराना आदमी। वाकई रवि जी अच्छी बात है, आप पुरानी सोच के हैं और उसमें जिया है आपने। मिट्टी का मतलब ये होता है, कहते हैं कि 1 घंटे तक कम से कम, चाहे वो पार्क की मिट्टी हो या खेत की मिट्टी हो या कहीं की मिट्टी हो, उस पर हमारे तलवों का टच होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी जो प्राकृतिक ऊर्जा है वो हमारे शरीर को एनर्जेटिक कर सके। और वो नहीं कर पाते हैं तो हम तमाम बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। ओम जी, आप इतने बढ़िया प्रोग्राम्स करते हैं और मैंने आपके प्रोग्राम क्योंकि देखे, सोशल कॉज आपका भी है, ये इतना बड़ा विषय जिस पे अलग से कभी होना चाहिए। जैसे आप देखें हमारे यहाँ एक चलन है जी, मैं सनातन की बात कर रहा हूँ, खाना आता है सामने तो खाने को ऐसे थोड़ी देर हाथ जोड़ के, पिताजी बोलते थे इसको प्रणाम करो। अब हमें समझ में नहीं आता था खाने को क्या प्रणाम करें, ये तो मतलब इसमें कोई जिंदापन थोड़ा ही है जी, खाने में क्या है। फिर हमने उसको धीरे धीरे दकियानुसी कह के हमने सबने उसको पीछे छोड़ा। जी। उसकी साइकोलॉजी क्या है, हम पूरे शरीर को अपने को आज तक समझ नहीं पाए। जैसे लोग कहते हैं मुंह में पानी आना, मुंह में पानी क्यों आता है? आपने कहा जलेबी, गुलाब जामुन, मेरे मुंह में पानी आ गया। अब गुलाब जामुन तो यहाँ पर है नहीं जी। ये एक बहुत बड़ा एक विज्ञान है कि जब हम किसी चीज को सोचते हैं जी, तो उससे रिलेटेड द्रव्य हमारी बॉडी में पैदा होता है। बस। तो जब आप सोचते हैं अच्छा खाना, तो उसको पचाने का द्रव्य पैदा होता है और वो हमारे खाने को पचाता है। अब आप अगर खाने को सामने रख के इतनी देर देखते हैं तो शरीर ये महसूस करता है कि खाना आने वाला है, तो वो महसूस करता है, तो उसको पचाने का द्रव उसमें पैदा। अब हम देखते ही नहीं, हम देख रहे हैं टीवी, खा रहे हैं खाना, शरीर को पता ही नहीं कि बॉडी में क्या जा रहा है, फीलिंग नहीं होती, महसूस नहीं होती। तो वाकई बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को रवि जी आप दे रहे हैं। और हम आगे चलते हैं, जैसा कि आप कियान फाउंडेशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं, कियान फाउंडेशन के साथ काम करते करते आपको कैसा महसूस होता है और क्या नयापन उसमें कर रहे हैं? सर, कियान फाउंडेशन का ब्रांड एम्बेसडर जो है ये अपने आप में बाई चॉइस नहीं है जी, ये बाई फोर्स है जी। मैं इसको दूसरे रूप में लीजिएगा, मैं थोड़ा घुमा के कह रहा हूँ जी। मैंने आज तक जीवन में किसी इतनी संस्थाओं के साथ मैंने काम किया जी, सोशली तो बहुत संस्थाओं के साथ में काम करता हूँ। मैंने कहीं पद नहीं लिया, मेरा एक वो है कि मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे फ्रंट रो नहीं चाहिए जी। बट कियान फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं आदरणीय अशोक गुप्ता जी, अशोक जी मेरे लिए बड़े भाई जैसे हैं जी, उनकी बात मैं टाल नहीं सकता। और आपको ये मैं बताऊं, ये हैरान करने वाली बात है कि आज तक पूरे जीवन में एकमात्र किसी संस्था से मैं ऑफिशियली जुड़ा हूं, वाह, वो कियान है। क्या बात है ना। और ये मैं इसको अपने सौभाग्य के तौर पर वाह मैं ये भी बता दूं, मतलब मैंने वो बाई फोर्स और वो जो कहा, वो इसलिए कहा कि वो उनका अधिकार मुझ पे इतना है जी। उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, उन्होंने मुझे बता के कि भाई आपका एक फोटो भेज दीजिए, आप ये हैं। मैंने कहा जी हूँ। फिर मेरे भाई ने मुझसे कहा, मेरे बड़े भाई भी संस्था चलाते हैं जी, कि भाई तू इतने दिन से तो हम अपनी संस्था चला रहे हैं, मैं हर प्रोग्राम में उनके जाता हूँ, एंकरिंग करने जाता हूँ, पर मैं उसका मेंबर नहीं हूँ, बड़े सगे भाई मेरे जी। तो मैंने कहा देखो भैया ऐसा है, मैं हूँ लेकिन यहाँ तो रहूंगा मैं, इधर तो मुझे रहना है। क्या बात। तो अशोक जी का इतना अधिकार, और कियान जिस तरह के कार्य कर रहा है ना, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं कियान का हिस्सा हूँ। बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ, ब्रांड एम्बेसडर तो बड़ी चीज हो जाती है, उन्होंने रख दिया है, बाकी मैं कुछ हूँ नहीं। लेकिन मैंने देखा जिस तरह का वो कार्य करते हैं। दूसरा जो मुझे उनकी बहुत अच्छी बात लगी जी, उन्होंने कभी मतलब मैंने उनको इस रूप में नहीं देखा कि इतना पैसा यहाँ से ले लो, इतना फंड डाल दो, इतना ये कर दो। वो अपनी जेब से जितना कर पाते हैं, कोई दे दे बहुत अच्छी बात है। मैंने उनको कंबल बांटते देखा है, मैंने उनको खाना बांटते देखा है, मैंने कोरोना काल में उनको दवाई बांटते हुए देखा है। वाह वाह। मतलब
कियान फाउंडेशन, और अभी वो साहित्य के लिए भी जितना अच्छा काम कर रहे हैं, अद्विक पब्लिकेशन उन्होंने खोला, और उससे जिस तरह साहित्यकारों का काम वो सामने लेके आ रहे हैं, तो मैं इस बात को बड़ी खुशी और प्राउड के तौर पे रखता हूँ कि अशोक गुप्ता जी का कियान फाउंडेशन और अद्विक पब्लिकेशन जो है, मैं उसका हिस्सा हूँ और रहूँगा हमेशा। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत साधुवाद आपको भी और कियान फाउंडेशन को भी। आप अभिनेता भी हैं, निर्माता भी हैं, लेखक भी हैं, साहित्यकार भी हैं, साहित्य प्रेमी भी हैं, पति भी हैं और पिता भी हैं। ये सब कैसे आप मेंटेन कर लेते हैं? ये क्या आपकी रूपरेखा है? किस तरह से ऊर्जा आती है आपके लिए? देखिए, हर व्यक्ति अलग अलग रूप निभाता है जी। इंसान की वो है, सबको इनबिल्ट है। आप इस समय मेरे साथ यहाँ बैठे हैं तो आप एंकर हैं, थोड़ी देर बाद आप पति होंगे, हो सकता है आप सब्जियां लेके जा रहे हो, ठीक है। ये सारी बातें हमारे दर्शकों को मत बताइए हमारे बारे में। नहीं, मैं कोई किसी को बताई नहीं कि ओम जी जब घर जाते हैं तो सब्जी का थैला भी लेके जाते हैं और घर के काम में हाथ बटाते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है, ट्रू मीडिया के जो लोग देख रहे हैं, कि कोई किसी को बताएगा नहीं। जहाँ तक सवाल प्रोफेशनल कई काम करने का है जी, मैं बहुत ईमानदार, देखिए मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज में अपनी बेबाक बातें ही रखता हूँ। मैं कभी मुझे किताबी बातें नहीं आती, किताबें लिखता हूँ लेकिन किताबी बातें नहीं आती। मैं फिल्म में हूँ पर फिल्मी नहीं हूँ। जी जी, ठीक है। मैं दो ही प्रोफेशन में हूँ। प्रोफेशनल जिसको कहते हैं वो है एक्टर और दूसरा है प्रोड्यूसर। जी, ठीक है। साहित्य मेरा शौक है, मेरी ऊर्जा है। साहित्य मेरे लिए कभी भी पैसे का जरिया नहीं था जी, ना ही शायद कभी होगा। एक्टर होना मेरी चॉइस थी, मेरा शौक था, और एक्टर होना मुझको बेहद ऊर्जा देता है। मैं अपने आप को ऊर्जावान महसूस, आज भी मेरा पहला प्यार जो है वो एक्टिंग है। वाह वाह। प्रोडक्शन मैंने जब खोला, आज प्रोडक्शन भी मुझे ऊर्जा देता है। मैं प्रोडक्शन करना बहुत एंजॉय करता हूँ, फिल्में बनाना मुझको बहुत आनंद आता है। वाह वाह। लेकिन मैंने जब शुरू किया था प्रोडक्शन तो मैंने मजबूरी में किया था, और वो मजबूरी में चाहता हूँ कि जो भी अगर कुछ बच्चे और आने का सोचते हो तो वो भी आए। सपना और यथार्थ जो इनका बैलेंस बना पाता है वो दूर जाता है। वाह। एक्टर के तौर पे बहुत सारे दौर आपके जीवन में आते हैं कि जब आपके जेब में पैसा नहीं होता। आप ये ना समझिएगा कि कोई बड़ा आदमी कैसे गरीब होता है, जो जितना बड़ा है उसके खर्चे उतने बड़े, वाकई उसका सर्किल उतना बड़ा है। बिल्कुल। तो अगर एक्टर के तौर पे टिके रहना है और जमे रहना है तो कोई एक मुझे चाहिए था साइड में बिजनेस। मैं पूरी तरह गाँव से आया था, मेरे पास कोई ऐसा जरिया तो नहीं था कि भाई मुझे बना बनाया काम मिला हुआ है, साहब मैं एक्टर में नहीं भी कामयाब होऊंगा तो मेरा घर तो चलता ही रहेगा, घर भी चलाना है। जी जी। सही वक्त पे शादी भी करनी है, और करनी चाहिए इंसान को सही समय पे शादी। आजकल एक बड़ा नया चलन है बच्चों में शादी नहीं करनी। 35-40 के बाद कोशिश करेंगे, कर ही नहीं रहे लोग, कर ही नहीं रहे। सर जीवन जितना आप बैलेंस्ड जिएंगे उतने ज्यादा सुखी रहेंगे। वाकई। तो मुझे लगा मैं और क्या काम करूं, मैं कोई नौकरी करूंगा तो वो मेरा नेचर भी नहीं था, प्लस वो मेरा पूरा समय ले जाएगा। तो मैंने फिर सोचा कि मैं और क्या, तो मुझ में एक गुण माता पिता के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से था कि मेरा मैनेजमेंट ठीक है। प्रोड्यूसरशिप में सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है आपकी मैनेजमेंट की। जी जी। तो मैंने छोटा सा प्रोडक्शन हाउस यहीं दिल्ली में ही शुरू किया था, और उसका नतीजा सर ये निकला कि अभी आपके दुआ से रवि पिक्चर्स अच्छा काम कर रहा है। अब तो काफ़ी बड़ी टीम हमारी हो गई है। जी जी। तो उसका नतीजा ये निकला कि मैं मुंबई में टिका हुआ हूँ, मैं वहाँ से भागा नहीं, और जो भी जीवन में उतार चढ़ाव आए, चाहे वो मानसिक तौर पर कभी अच्छे दौर या बुरे दौर, या फाइनेंशियल दौर अच्छे या बुरे आए, तो अगर एक काम कमजोर भी रहा तो मेरे दूसरे ने मुझको संभाल लिया। वाह। और एक्टर के तौर पे मैं इस लेवल पे जरूर आ गया कि ये करूंगा और ये नहीं करूंगा। वाह वाह। कोई काम इसलिए नहीं कर रहा कि साहब ये मुझे 20,000 रुपए दे जाएगा, या ये काम मैं चलो थोड़ी देर को जाऊंगा 25,000 रुपए कमा लाऊंगा, मुझे वो नहीं करना, क्योंकि वो मेरा जो किचन है वो मेरी प्रोडक्शन हाउस पे। वाह 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 वाह। रवि जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, जो नई प्रतिभाएं हैं, जो युवा बच्चे हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो उनको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या बारीकियां उनके अंदर होनी चाहिए, उनके भीतर एक अभिनय को कैसे जीना चाहिए, और कैसी कैसी चुनौतियां आती हैं, इन विषय में हमारे नए प्रतिभाशाली जो एक्टर्स हैं, अभिनेता हैं या अभिनेत्रियां हैं, जो युवा हैं, उन्हें क्या बताना चाहेंगे? देखिए, एक तो कोई भी फिक्स रूल नहीं है। तो अगर मैं आज यहाँ कैमरे पे बैठ के जो भी बोलूँगा वो मेरा अपना अनुभव है। जी, आपका अनुभव उससे अलग हो सकता है। तो मेरा जो अनुभव है वो मैं साझा जरूर करना चाहूंगा जी, क्योंकि यह फर्ज बनता है, जो नई पीढ़ी आ रही है, जो हमारे बाद के लोग हैं, हम अपना उनको एक्सपीरियंस दें। हमसे पहले वालों ने हमको दिया, बहुत मदद की लोगों ने। बिल्कुल। बहुत अच्छी दुनिया है, बहुत अच्छे लोग हैं। आप दुनिया में बाहर निकले और सच्चे मन से निकले,
आप एक सोचेंगे आपको 4 लोग मदद करने वाले मिलेंगे। वाह वाह ठीक है? वाह वाह वाह। तो जो भी नए बच्चे ट्राई करना चाहते हैं, मुझे एक चीज़ से बहुत वो लगता है, क्योंकि बहुत कॉल्स मुझे आते हैं। जब आप प्रोड्यूसर हो जाते हैं तो आपको काम के लिए बहुत कॉल आते हैं जी। उनमें से 80% लोग जो ना मुझे फ़ोन पर ही लगते हैं कि ये किसी काम के नहीं है जी। और ये थोड़ी हार्श बात है लेकिन है। तो मैं सिर्फ उनका मन पूरा करके बहुत विनम्रता से बात करें कि आप हमें कोई हक नहीं बनता हम किसी को हर्ट करें। बिल्कुल। लेकिन आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा तो इसलिए बता रहा हूँ जी। अगर आपने कहीं से सीखा नहीं और आप मान लीजिए मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि रवि जी मुझे एक गाना गाना है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक तो जब कोई प्रोड्यूसर काम कर रहा है, मैंने मान लीजिए कम से कम 100 गाने बनाए अभी तक और 100 में से कम 50-60 गाने तो सिर्फ बड़े सिंगर्स के साथ किए, जिसमें आदरणीय सुखविंदर जी हैं, कुमार सानू साहब, उदित नारायण, शान भाई, विनोद राठौड़, कैलाश खेर, इन सब, साधना सरगम जी, कविता सेठ जी, मतलब काफ़ी लोगों के साथ हमने गाने बनाए। जी। एक तो ये बहुत कम चांसेस है कि कोई प्रोड्यूसर नए सिंगर को ले रहा है जी, और अगर उसमें ले भी रहा है तो उसमें मेरे पास कम से कम 200 ऑप्शन है इस वक्त जिनका नाम नहीं है लेकिन सिंगर कमाल के। वाह। ठीक है, उसमें अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि मैं कहीं बैठा हूं किसी शहर में, गाजियाबाद में, बदायूं में, बरेली में, मध्य प्रदेश में, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि रवि जी मैं कभी कभी गा लेता हूं बहुत अच्छा, आप मुझे चांस देना, तो आप मान के चलना कि सामने वाला भले आपका मन रख ले वो कभी आपको नहीं बुलाएगा, क्योंकि उस पूरे कॉम्पिटिशन में मैं मेरा काम बिगाड़ना नहीं चाहूंगा। बिल्कुल। अगर मेरी बेटी भी अच्छा नहीं गाती होगी तो मैं उसको नहीं गवाऊंगा। वाह वाह। मैंने गाने का उदाहरण दिया, ये एक्टिंग पे भी जाता है। तो एक तो आप सीखें जरूर, बारीकी क्या सीखें, बहुत जरूरी है सर जी। इसलिए जरूरी है कि अगर आप, अच्छा कई लोग इस, अरे कला तो गॉड गिफ्टेड होती है, कला सिखाने की चीज थोड़ा ये झूठ है, ये बात एकदम गलत है। अगर ऐसा है तो ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुले हुए सरकारी तौर पर भी, NSD और ये, फिर ये खुलना ही नहीं चाहिए अगर सिखाने की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई भी चीज निखारी तो जाती है, आप वो कैसे जाने, तराशी जाती है। आप उससे इसलिए भाग जाना चाहते हैं क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाहते, सीखना नहीं चाहते, आप समय नहीं देना चाहते। और जब आप किसी बड़े एक्टर के सामने खड़े होते हैं, मान लीजिए आप कल, आप जो भी जाए अच्छा काम करें, मान लीजिए आप अनुपम खेर साहब के सामने खड़े हो गए, या कोई भी एक बड़ा एक्टर, कोई भी बड़े से कोई भी रंगमंच का बड़ा अभिनेता, बड़ा अभिनेता, तो आपकी ना आवाज नहीं निकलती है, वो एक वर्ड पे आपको टोकता है कि आपने क्या बोला, आवाज नहीं आवाज बोलिए। अब आप उस आवाज में अटक जाते हैं या आपको समझ में नहीं, आप उससे घबरा जाते हैं क्योंकि आपको अपना काम नहीं आता। बिल्कुल। तो एक तो सीखें जरूर। अगर इस शो से 2 लोग भी इस बात को समझें तो हमारी और ओम जी की मेहनत कामयाब है कि सीखें जरूर अच्छे लोगों से। जरूर नहीं महंगा सीखना, ये ध्यान रखना, अच्छा और महंगा अलग अलग चीज है। थिएटर कर लें आप, हर कस्बे में थिएटर है, हर शहर में आज की डेट में थिएटर है, थिएटर करें, सीखें जरूर। और मेरा एक सबसे अनुरोध रहता है, घर से भाग के न जाए। उसका कारण यह है कि सफर बहुत लंबा है जी। आप जब थकने लगते हैं ना तो आपको अपनों की याद आती है और फिर आप महसूस करते हैं कि यार मैं तो अपने घर वाले भी छोड़ आया और यहाँ भी कुछ हासिल नहीं हुआ, तो आपका जो फ्रस्ट्रेशन है वो डबल हो जाता है। वाकई रवि यादव अगर कल नाकामयाब भी होता है तो मैंने शादी की है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पास उतना है जितना मेरे भाइयों के पास है, मेरे भाइयों से मिलने के लिए मैं बेताब रहता हूँ, मैं घर से भागा नहीं हूँ, तो मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल उतना ही होगा कि यार मैं कामयाब नहीं हुआ। लेकिन अगर आप बाकी सब कुछ है, वाह। तो अगर आप इन सब को छोड़ के नकार के भागेंगे तो आने वाली जो मुश्किलें हैं ना आगे, वो आपको डबल ट्रिपल होके मिलेंगी। मतलब वो जीवन आपका भागने में ही लगा रहेगा, कामयाबी नहीं मिलेगी। बिल्कुल। वाकई रवि जी, आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में बहुत ही बेशकीमती समय के साथ हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण बातें दी, बहुत सारी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिलसिला जारी है, ये पहला और आखिरी पॉडकास्ट नहीं है। जब भी आप बॉम्बे से दिल्ली आएंगे हम आपसे जुड़े रहेंगे और तमाम विषयों पर पॉडकास्ट करते रहेंगे। ओम जी, मैं पूरे दिल से, सच में मैं बहुत दिल से जीने वाला आदमी हूँ, मैं अपने मन से जीने वाला आदमी हूँ कि पूरे मन से आपका आभार करता हूँ और आपकी पूरी टीम का। इतनी खूबसूरत टीम है आपकी और इतना खूबसूरत आपका ये स्टूडियो है और मुझे ये मौका ट्रू मीडिया से मिला। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने शुरू में भी कहा था कि ट्रू मीडिया के जो आपके पॉडकास्ट हैं वो मैं सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ, क्योंकि आपकी विनम्रता, आप खुद साहित्य से जुड़े हुए हैं और आप वो आपको आकर्षित करती है दर्शकों को कि भाई हम किसी एक गुणी व्यक्ति द्वारा लिया गया इंटरव्यू देख रहे हैं। क्या बात। तो मुझे सच में आपका आभार, और जितने भी लोग ट्रू मीडिया से जुड़े हुए थे मैं सबका आभार करता हूं। कोई ऐसी बात इस पूरे इंटरव्यू में हुई हो जो किसी को चुभी हो, उसके लिए क्षमा कीजिएगा और बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं का जिन्होंने मन से हम दोनों को सुना। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।